टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स। ये फिल्म सच में फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ग्रोनअप्स को पता नहीं होता है उनकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है, इस फिल्म में भी क्या चल रहा है ऑडियंस को कुछ खबर नहीं। कौन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। ये एक ऐसी फेरी टेल है जहां प्रिंस चार्मिंग के पास घोड़े नहीं मशीन गन है। एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी यश's कमबैक आफ्टर केजीएफ, लाइक सॉरी ग्रैंड कमबैक। एडवांस बुकिंग तो इस फिल्म की आसमान छू रही थी। बजट 500 करोड़ बताया जा रहा था। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले ही अराउंड 72 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। बुक माई शो पर 1 मिलियन से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके थे इस फिल्म के। इट्स ओनली द सेकंड कन्नड़ा फिल्म टू डू दिस, और इससे पहले भी यश की ही फिल्म केजीएफ 2 ने ये रिकॉर्ड बनाया था। एंड इस फिल्म की टिकट्स की अगर बात करें तो पीक आवर्स में अराउंड एवरी आवर 50,000 टिकट्स इसके बुक हो रहे थे। सिर्फ एडवांस में ही निकल गए। लेकिन क्या ये फेरी टेल सच में ग्रोनअप्स के लिए है, या इट्स जस्ट अ हैवी केजीएफ हैंगओवर विद अ न्यू फिल्टर? आज इस टॉक्सिक पोर्शन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। फिल्म की कहानी है राया की पूरी लाइफ, बर्थ से लेकर तो डेथ तक। उसमें कैसे उसकी बड़ी बहन उसकी माँ जैसी देखभाल करती है, ये दोनों अंडरवर्ल्ड का हिस्सा कैसे बनते हैं, फिर वहां पर जाके अपने पार्टनर की बेटी के साथ राया रिलेशन में कैसे आता है, एंड उसके साथ रिलेशन में आने के बाद कैसे वो नादिया से प्यार करने लगता है, एंड धीरे धीरे कैसे ये सारी लेडीज की मौत हो जाती है और इनकी मौत का राया पर क्या असर होता है। इन सारे सवालों के जवाब इस फिल्म की कहानी में मिलते हैं। एंड लेट्स बी फेयर, फिल्म की शुरुआत क्या शुरुआत है। I mean, the music is beautiful in the beginning. Background score और cinematography आपको instantly hook कर लेते हैं in the beginning. कियारा अडवाणी की performance is genuinely amazing in the beginning, and I absolutely love Nayanthara's entry. Also, the child actor is really good in the beginning. लेकिन जैसे ही इस फिल्म का beginning खत्म होता है, पूरी फिल्म की आत्मा पता नहीं किधर भटक जाती है। जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर आता है, मूवी अचानक से स्लो होने लगती है, और सेकंड हाफ में तो ये फिल्म ऐसे घसीटने लगती है कि पूछो मत। फिल्म गेट्स रियली स्लो इन द सेकंड हाफ। सी, गीतू मोहनदास इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हर एंट्री, हर सीन के पहले अननेसेसरी बिल्डअप, बड़ा बड़ा बिल्डअप दिया जा रहा है। ये लंबा बिल्डअप, टू मेनी हाई स्पीड शॉट्स आई टेल यू। सालार की तरह यहाँ पर भी हर दूसरे सीन में हाई स्पीड एंड मोकबॉट शॉट्स ठूस दिए गए हैं, जो एक टाइम के बाद ना आर्टिफिशियल लगने लगते हैं। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो सबका इंडिविजुअली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हुमा कुरैशी एक रूथलेस गैंगस्टर की रूथलेस साइड चिक प्ले कर रही है। एक्सप्रेशंस वाइज शी नेल्ड इट। इनके कैरेक्टर को ना एक साइकोटिक सा लेयर दिया गया है। आई डोंट नो ये डायरेक्टर का चॉइस था या एक्टर का चॉइस था, बट वो जो एक लेयर है ना, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया है। लेकिन उस लेयर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो बस जुनून दिखता है उनकी आंखों में, वो पागलपन दिखता है उनकी आंखों में, बट वो क्यों है, वो कहाँ से आ रहा है, वो हमें नहीं पता। नयनतारा डिड जस्टिस टू हर कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर ना एक क्वीन एनर्जी वाला कैरेक्टर है। शी इज़ प्लेइंग द बिग सिस्टर ऑफ राया, एंड वो बहुत अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को संभालती है, एंड शी बिकेम दैट कैरेक्टर बेसिकली। उतना स्कोप नहीं था उस कैरेक्टर में एज सच, मतलब नॉर्मली बस स्ट्रेट फेस रखना है, इधर उधर ऐसे देखना है, यू नो समथिंग लाइक दैट। वैसे देखा जाए तो उस कैरेक्टर का इमोशनल ग्राफ उतना नहीं है। दैट कैरेक्टर इज अ वेरी स्टेबल कैरेक्टर, और वो स्टेबिलिटी नयनतारा ने बहुत अच्छे से बताई है। बट आई थिंक वो कैरेक्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था। एंड कियारा, शी वॉज लाइक अमेजिंग। मूवी की शुरुआत कियारा से होती है, एंड द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द फिल्म, आई टेल यू, मतलब मेरा पर्सनली तो दिल जीत लिया उस मूवी ने फर्स्ट 5 मिनट्स में। लाइक व्हेन द मूवी स्टार्टेड आई वाज लाइक वाओ। मतलब शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल है ना फिल्म की, कि एक सर्कस है जो बंद हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है कि यू नो अभी नहीं होने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, एंड देन मतलब ये लड़की भी बर्बाद हो रही है एंड स्टिल वो मेकअप कर रही है। एंड माई गुडनेस, द इमोशन दैट कियारा ब्रॉट in that scene, it was mind blowing. I mean, I'm impressed. It was mind blowing. लेकिन उसके बाद जो यू टर्न लेके सब मोह माया छोड़ के हिमालय पर संन्यास लेने चली गई है ना ये फिल्म, कि आप स्टोरी को पकड़ना भी चाहो तो नहीं पकड़ सकते। यश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। लाइक उनका वो जो स्पेसिफिकली टिकट वाला जो कैरेक्टर है ना, जो बेटे का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वो आई पर्सनली लव दैट। एंड उसका इंस्पिरेशन ना इन्होंने ऑब्वियसली वॉकिन फीनिक्स से लिया है, द जोकर से, क्योंकि बहुत सारे ट्रेट्स उसके मैच करते हैं। द वे ही लुक्स, द वे ही वॉक्स, द वे ही प्रेजेंट्स इट, द वे ही लाफ्स, एंड द वे ही डांसेस आफ्टर किलिंग समवन, वो भी जोकर से इंस्पायर्ड लगता है। एंड ऑल्सो द वे ही लाफ्स ना, वो लाफ के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। दैट लाफ रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन किक। एंड यू नो, मतलब मुझे ये बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वो उतना एक हंसी इतना अच्छा किया है कि उसके बाद से, जब से मैंने किक देखी है ना, उसके बाद से मैं किसी को भी वैसे हंसते हुए या वैसे खांसते हुए सुनूँ ना, मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की याद आती है। एंड मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ साधना टू डिलीवर समथिंग लाइक दैट।
So coming back to this film, Yash also used that kind of laugh in this film. And as an artist ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है यश का. Like दोनों कैरेक्टर्स में ऑब्वियसली डिफरेंस लगता है. एंड लास्ट में एक सीन है, स्पॉइलर नहीं दूंगी मैं, बट वो सीन एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग है. एंड वो पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी हुआ है, उतना सीन. लेकिन डायलॉग्स की अगर बात करें तो डायलॉग बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज किए गए हैं. सिनेमैटिक साउंड करने के चक्कर में ना वो मोनोटोनस हो गया. अभी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगते इनके डायलॉग्स. जो बॉबी देओल ने अल्फा में किया है कि वहाँ पे मतलब एक रुतबा दिखाने के लिए एक मोनोटोनस की हाँ ये ऐसा 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 वे नो, यहाँ पर भी वैसे ही चल रहा है. हर डायलॉग को तालियों और सीटियों के एक्सपेक्टेशन से डिलीवर किया जा रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फेल्ट सो लेस लाइक नेचुरल कन्वर्सेशंस एंड मोर लाइक ऐसे डायलॉग्स जहाँ हर लाइन पंच लाइन बनने की कोशिश कर रही है. एंड ऑल्सो इस फिल्म में तारा सुतारिया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिविजुअली. यश ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिविजुअली. इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इनकी जो केमिस्ट्री है ना वो मेल नहीं खाती. ऑल्सो यश एंड रुक्मिनी की केमिस्ट्री भी बिल्कुल नहीं दिखती. यश की केमिस्ट्री कियारा के साथ दिखती है. लेकिन इवन इफ द स्टोरी लाइन इज सपोर्टिंग दैट, रुक्मिनी का तो भी चलो ठीक है, उस पर बाद में आते हैं अपन. लेकिन तारा सुतारिया के साथ भी जो भी केमिस्ट्री फील होनी चाहिए थी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लव, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशन दैट एग्जिस्टेड इन दैट कैरेक्टर्स माइंड इन द फिल्म, वो इमोशन भी कन्वे नहीं होता यहाँ पे. कोई केमिस्ट्री नहीं है. ना राया के लिए अच्छा लगता है, ना तारा सुतारिया के लिए बुरा लगता है. कोई फीलिंग ट्रिगर नहीं होती यहाँ पे. लेकिन हाँ, जब बात डायलॉग डिलीवरी की आती है तो इन सब में से बेस्ट डायलॉग डिलीवरी तारा सुतारिया ने की है. उन्होंने और रुक्मिनी ने, इन दोनों ने अपने डायलॉग्स को जितना हो सके उतना नेचुरल टोन एंड वेरिएशंस देने की कोशिश की है. ऑब्वियसली वो दिख के आता है कि मेकर्स का ये रिक्वायरमेंट है कि इनको सिनेमैटिक डिलीवरी चाहिए. लेकिन उस सिनेमैटिक डिलीवरी में भी इन्होंने अपने वॉइस को नेचुरली बहुत ब्लेंड किया है उन डायलॉग्स में, और वो दिख के आता है. सो आई रियली लाइक द वे बोथ ऑफ दीज लेडीज डिलीवर्ड द डायलॉग्स. बट देन अगेन इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी सही से नहीं हुआ है. तारा सुतारिया का कैरेक्टर तो भी थोड़ा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर है तो वो है रुक्मिनी का कैरेक्टर. आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, ये कैरेक्टर एक सब प्लॉट से एंटर करता है एंड इसमें लिटरली दिमाग का मतलब दही हो जाता है. दिस इज नॉट अ स्पॉइलर, बट बिलीव मी, अगर ये स्पॉइलर होता भी ना तो आई विल ओनली बी सेविंग योर टाइम. कि रुक्मिनी उनके पापा के उधार के सिलसिले में राया को मिलने आती है एंड ये सिचुएशन में एक भी क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं होता कि रुक्मिनी के पापा आखिर है कौन. इन्होंने उधार राया से लिया है तो क्यों लिया है, कितना उधार लिया है, क्या उधार लिया है. और इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके राया ये उधार माफ़ कर देता है. क्यों माफ़ कर देता है? तब तो वो रिलेशन में भी नहीं होते, वो बस ऐसे ही माफ़ कर देता है. ऑल्सो साउंड की भी अगर हम बात करें ना तो इस फिल्म में साउंड बिल्कुल भी अच्छे से कंपोज नहीं हुआ है. एक तो बीच बीच में कुछ भी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या डायलॉग्स बोल रहे हैं. एंड लास्ट में तो बीजीएम एंड डायलॉग्स इतने लाउड हो जाते हैं कि इट लिटरली गिव्स यू अ हेडेक. मतलब मुझे हुआ, सच्ची में हुआ. एंड स्क्रीन प्ले की अगर हम बात करें तो ये स्क्रीन प्ले ना किसी भी इमोशन को सांस लेने की जगह नहीं देता. इससे पहले कि आप वो इमोशन फील कर पाओ, उसको समझ पाओ, उसको सिंक इन कर पाओ, स्क्रीन प्ले मतलब स्क्रीन पर पूरी दुनिया ही बदल जाती है. इस स्क्रीन प्ले में कैरेक्टर आर्क्स बिल्कुल भी सही से डेवलप नहीं हुए हैं. अभी मैं एक बात बोलने वाली हूँ एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्पॉइलर हो सकती है एंड मतलब इट वोंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम यू, बट इट्स जस्ट एन इनपुट. एंड वो बात यह है कि राया को एक मेंटल कंडीशन का शिकार दिखाया गया है, स्किज़ोफ्रेनिया. आपको पता होगा, मतलब ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर हैलुसिनेशंस होते हैं और इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क मिट जाता है, और वो स्क्रीन पर बिल्कुल भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होती. देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड अ ब्यूटीफुल माइंड. ये फिल्म एक मैथमेटिशियन की स्टोरी है जो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है. और अगर आप उस फिल्म को देखोगे ना तो एज ऑडियंस आपको ये क्लियर होता है कि ये जो भी कंफ्यूजन है ये इसके दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होती बिल्कुल भी. टॉक्सिक में क्या हो रहा है ना, राया के साथ साथ ऑडियंस को भी स्किज़ोफ्रेनिक कर दिया है मेकर्स ने. मतलब सीरियसली आपकी लाइंस ब्लर हो जाती है इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की. सो टू रैप इट अप, टॉक्सिक विजुअली एक मास्टरपीस दिखती है पर राइटिंग डिपार्टमेंट में सांस तोड़ देती है. यश इज फैंटास्टिक, कियारा इज ग्लैमरस, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन, बट द स्क्रीन प्ले इज क्लमजी एंड टायरिंग. अगर आपको सिर्फ ग्रैंड सेट्स, लाउड बीजीएम एंड यश का स्वैग देखना है तो टिकट ले सकते हो आप, लेकिन द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म विल नॉट अलाउ यू टू फील एनी काइंड ऑफ इमोशन. तो थिएटर जाके ऐसा कोई फायदा होगा नहीं आपका. और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.